Good morning, students. Today in this lecture, we will discuss refracting materials. In last lecture, we also discussed introductory part of refractories. Today we are going to take the next part of the series, refractories. So today we are going to discuss classification of refractories. उच्च ताप पदार्थ जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो क्या हैं, उनमें क्या अभिष्ट गुण होते हैं और किस पर्पज से हम उनको काम में लेते हैं, कहाँ कहाँ वो उपयोग में आते हैं, ये सारा परिचयात्मक विवरण हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि हम इनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, we will discuss classification and what are the basis on which refracting materials are classified. So there are various ways used to classify refracting materials. बहुत तरीके हैं, बहुत आधार हैं जिनके आधार पर हम कहेंगे, जिनके बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बिहेवियर जो उनका है उसके बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, किस प्रकार के भौतिक रूप में वो पाए जाते हैं उपयोग करते समय, उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर किन विधियों द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है, द मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर देयर मैन्युफैक्चर, उसके बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारे आधार हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता उनकी जो होती है उसके आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, या डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस का जो गुण उनमें होता है उसके आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, या द टेम्परेचर रेंज एट विच दे आर वर्केबल, उनका मेल्टिंग पॉइंट इस टाइप का होता है कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही किसी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टरी को यूज़ कर सकते हैं। तो किस तापमान की परास में वे काम में लिए जा सकते हैं उसके आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत से अन्य प्रकार हो सकते हैं जिनके आधार पर हम कहें कि हम उच्च ताप पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं। नाउ जो सबसे 3 महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर या उनका जो रासायनिक व्यवहार होता है, द वे दे रिएक्ट टुवर्ड्स स्लैग, मोल्टन मेटल, क्योंकि इनका उपयोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी भट्टियों में, परिवर्तकों में जो इनर लाइनिंग होती है वो बनाने में किया जाता है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो वहाँ जो स्लैग या धातुमल जो है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं या जो मोल्टन मेटल्स हैं, उनकी नेचर के हिसाब से उस रासायनिक व्यवहार के आधार पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा भौतिक रूप, तो भौतिक रूप के आधार पर हम देखें तो इनके 2 वर्ग बन जाते हैं, सुआकृतिक और आकृति विहीन, मीन्स शेप्ड एंड अनशेप्ड, 2 प्रकार के होते हैं। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द यूज़र they have a proper desired dimension and shape, and sometimes they are delivered to user as unshaped materials, and depending upon the requirement फिर उसको वो शेप देते हैं। सो फिजिकल फॉर्म्स या भौतिक रूप के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। देन देर आर डिफरेंट मैथड्स फॉर देयर मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जाम्पल ड्राई प्रोसेस, ड्राई प्रेस प्रोसेस इज वन मेथड विच इज़ कॉमनली यूज्ड। फ्यूज्ड कास्ट मेथड है। हैंड माउल्डेड मेथड, जिसमें उनको हाथ से आकार दिया जाता है। फॉर्म्ड एंड अनफॉर्म्ड, इस प्रकार से अलग अलग विधियाँ हैं जिनके द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। उन विधियों के आधार पर, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, जहाँ लार्ज स्केल में इनको उत्पादन किया जाता है, उसकी क्या विधि अपनाएगी, जैसे कुछ विधियाँ बताई, इसके आधार पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ना। सो देयर आर सम मेथड्स लाइक ड्राई प्रोसेस, प्रेस प्रोसेस, फ्यूज्ड कास्ट लाइक दिस, ओके, एंड formed, unformed, hand molded, etc. So
इस तरह से हम बेसिकली इनको 3 बड़े वर्गों में क्लासीफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। हम देखेंगे कुछ और डिटेल में इसको देखते हैं उदाहरण लेते हुए। सबसे पहले केमिकली क्लासीफाई वी सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर, कि वे रासायनिक रूप से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो फर्स्ट है एसिडिक रिफ्रैक्टरीज, अम्लीय उच्च ताप सह पदार्थ। अब जैसा साफ यहाँ परिलक्षित हो रहा है कि ये एसिडिक रिफ्रैक्टरीज हैं, अर्थात इनका नेचर एसिडिक है, और इसलिए जहाँ इनका इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ अगर जो एनवायरनमेंट है वो अगर एसिडिक है तो ये आसानी से काम में आएंगे, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दोज एसिडिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जो धातु मूल या स्लैग है, अगर वो एसिडिक है तो वो इनसे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसकी जगह वो बेसिक है तो क्षारीय वातावरण में क्या होगा कि वो इनको अटैक करेंगे और ये केमिकली उनसे रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्षारीय माध्यम में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, इनका केवल अम्लीय वातावरण के अंदर प्रचुरता से उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिलिका है, क्वार्ट्ज है, जिरकोनिया है, कुछ एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं, ये सब के सब एसिडिक सब्सटेंसेस हैं नेचर वाइज, और ये नॉन मेटल या कुछ ऐसे इनर्ट मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक हैं, तो इनको क्या है, इनको हम एसिडिक इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। करेक्ट? सो दीज आर कॉल्ड एसिडिक रिफ्रैक्टरीज बिकॉज दे आर बाय नेचर केमिकली एसिडिक, दे आर यूज इन एसिडिक इन्वायरमेंट एंड दे कैन नॉट बी यूज सेफली इन एन एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट वेयर alkalinity is present, है ना। अदरवाइज दे विल बी अफेक्टेड एडवर्सली बाय chemical reacting with those alkaline materials like slag, gases, molten metals etc. in which they come in contact with. Okay, so इसी जगह हम काम में नहीं लेंगे जो क्षारीय वातावरण होगा, केवल अम्लीय वातावरण में ये उपयोगी होंगे। फिर क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ, ये क्षारीय माध्यम में स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, वहाँ उपयोग में आते हैं, है ना, और धातुकर्म वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। अगर गैसेस, स्लैग वगैरह एसिडिक है तो ऐसी केस में इनको उपयोग में नहीं लिया जा सकता। डोलोमाइट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस प्रकार के उच्च ताप सह पदार्थ का रिफ्रैक्टरी का। ओके, सो दिस आर बेसिक रिफ्रैक्टरीज, क्षारीय उच्च ताप सह पदार्थ। देन न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज, उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ। उदासीन उच्च ताप सह पदार्थ क्या होते हैं? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही माध्यमों में इफेक्टिव होते हैं, उनको काम में लिया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही माध्यम में अप्रभावित रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्थायी रहते हैं और अपने आप आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे एल्यूमिना है, क्रोमियम ऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है ना, यानी कार्बन से बनाए जाने वाले ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनको एज ए रिफ्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, सब उदासीन उच्च ताप सह या रिफ्रैक्टरीज में आते हैं। तो इस बेस पर हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। देन वी क्लासीफाई द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, भौतिक रूप के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। भौतिक रूप के आधार पर देखें ये 2 प्रकार के होते हैं, शेप्ड यानी सुआकृतिक और अनशेप्ड जिसको हम अनाकृतिक भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि ये उपयोगकर्ता के पास पहुंचने से पहले एक निश्चित आकार और आकृति के रूप में होते हैं। जैसे प्राय जो ब्रिक्स होती हैं बड़ी बड़ी भट्टियों की, जहाँ बहुत उच्च ताप पर हमें केमिकल प्रोसेसेस करवानी होती हैं, वहाँ जो आंतरिक दीवारें होती हैं उनको अग्निशः ईंटों द्वारा बनाया जाता है, फायर ब्रिक्स कहते हैं जिनको हम। तो ऐसी जो ईंटें होती हैं, अग्निशः ईंटें होती हैं, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल हैं क्योंकि वो एज पर रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर साइज़ और शेप में ढाल करके और उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती हैं, वहाँ काम में ली जाती हैं। अनशेप्ड जो होती हैं वो एक निश्चित भौतिक रूप में नहीं होती हैं, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट फिजिकल फॉर्म, और उपयोग में लाए जाने के वक्त उनको डिज़ाइनिंग करके आकृति दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक अग्निशः जो होते हैं वो इस प्रकार के मटेरियल्स के एग्जाम्पल से, इनको हम मोनोलिथिक भी कहते हैं। तो इस बेस पे बेसिकली हम कहेंगे कि 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं हम अग्निशः उच्च ताप सह पदार्थों को या रिफ्रैक्टरीज को। फिजिकल फॉर्म के बेस पर 2 प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक शेप्ड जिसको हम दूसरे
फॉर्म में ब्रिक्स भी कह सकते हैं जो ईंटों के रूप में काम आते हैं, और दूसरा अनशेप्ड जिनको मोनोलिथिक्स भी कहते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा ब्रॉड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यहाँ है कि किस प्रकार के रूप में, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल फॉर्म, उपयोग क्या है ना, उपयोग के आधार पर ये वर्गीकरण है। तो यहाँ हम इनको दो रूप से क्लासिफाई कर चुके हैं, शेप्ड या ईंटे और अनशेप्ड या जिसको कहते हैं मोनोलिथिक्स। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट वे टू क्लासीफाई रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इज टेम्परेचर रेंज, यानी वो तीन मुख्य जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण के आधार है, उसके अलावा भी अन्य कई प्रकार हैं जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कभी आवश्यकता के हिसाब से हम कौन सा वर्गीकरण काम में लेते हैं, ये निर्भर करता है हमारी आवश्यकता क्या, हमारी रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है, उसको हम देखते हैं यूज़ कर, उसके आधार पर ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारे वर्गीकरण है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टेम्परेचर रेंज एट विच दे आर यूज्ड, अर्थात कार्यशील तापमान पर आधारित वर्गीकरण की किस तापमान पर कौन सा टेम्परेचर है जिस पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो इस बेस पे हम रिफ्रैक्टर्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि तापमान की जो रेंज है उसके आधार पर 1580 से 1780 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी उच्च ताप है। इस ताप पर जो काम में आता है प्राय उस उच्च ताप से पदार्थ को इस कैटेगरी फर्स्ट में रखा जाता है। फायर क्ले इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1780 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक प्राय क्रोमाइट ईंटें जो होती हैं, क्रोमाइट मटेरियल से बनी हुई, वो यहाँ काम में ली जाती हैं इस तापमान रेंज में। और तीसरा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी उच्च का तापमान अगर हो तो इतने उच्च तापमान पर जो काम आते हैं, जैसे जिरकॉन है ना, अगर हम कहें शेप्ड या वेल डेफिनेट फॉर्म ब्रिक्स की फॉर्म में काम में आता है तो हम उसको जिरकॉन ईंट कहते हैं। सो दिस जिरकॉन ईंट जो है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम में आता है ना। तो इस प्रकार की जो ब्रिक्स होती हैं, जिरकॉन ब्रिक्स हैं, है ना, ये अपनी तापमान के आधार पर इस तीसरी कैटेगरी में आ जाती हैं। सो फायर क्ले, क्रोमाइट एंड जिरकॉन आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, मे और मे नॉट बी इन फॉर्म ऑफ ब्रिक। क्लियर। 1580 से 1780 डिग्री सेंटीग्रेड, 1780 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का तापमान। कई बार हमको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान की ज़रूरत होती है किसी मेटलर्जिकल प्रोसेस वगैरह में, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देन another important classification is based upon degree of refractoriness. Now what is this? तो ये उच्च ताप से पदार्थों का एक ऐसा गुण है जिसमें बिना लोड के एक स्पेसिफाइड डिग्री तक हम हाई टेम्परेचर के ऊपर वो सब्सटेंस है वो सॉफ्टनेस अचीव करता है। सो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरीनेस, मेजर ऑफ रिफ्रैक्टरीनेस। उच्च ताप सत्ता का जो मापक एक तरह से है। और यहाँ हम इसको पॉलीमेट्रिक कोन इक्विवेलेंस, आप देख सकते हैं व्हाट इज पॉलीमेट्रिक कोन इक्विवेलेंस, पीसीई टेस्ट के द्वारा जो वैल्यूज़ निर्धारित होती हैं उसके बेस पर ही क्लासिफिकेशन किया जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस दे हैव। करेक्ट। सो इस बेस पे हम देखेंगे यहाँ कि ये चार प्रकार से मुख्य रूप से क्लासिफाई किए गए। सुपर ड्यूटी जिसमें पीसी का मान 33 to 38 है। करेक्ट। देन हाई ड्यूटी 30 to 33, इंटरमीडिएट ड्यूटी 28 to 30। आप देखिए कम होता जा रहा है पीसी मान यहाँ। सो पीसी मान है ना, पॉलीमेट्रिक कोन इक्विवेलेंस वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड फाइनली द लो ड्यूटी वेयर 19 to 28 इज देयर, ओके वैल्यू। सो ये भी एक तरीका है क्लासीफाई करने का, इनको इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन। देन द नेक्स्ट वन इज बेस्ड अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता के आधार पर वर्गीकरण। अर्थात उच्च ताप से पदार्थ जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऊष्मा के लिए चालक है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो किस टाइप की है, उस रेंज के बेस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो भी सब्सटेंसेस को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ उच्च ताप से पदार्थ हैं, उनको तो हम कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग
तीन वर्गों में बांटते हैं। कंडक्टिंग का मतलब वे ऊष्मा के चालक हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, जिरकोनियम कार्बाइड है। इनको जब उच्च ताप से पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये कंडक्टिंग कैटेगरी के रिफ्रैक्टरीज हैं, उच्च ताप से पदार्थ। फिर नॉन कंडक्टिंग, जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, ये थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये ऊष्मा का चालन नहीं होने देते हैं उच्च ताप पर, तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। हाई टेम्परेचर पे फर्स्ट कंडक्टिंग देन नॉन कंडक्टिंग, दीज आर द, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड नॉन कंडक्टिंग थे, सिलिका और एल्यूमिना नॉन कंडक्टिंग है। देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, इंसुलेटिंग, ऊष्मा निरोधी। अब ये क्या है, तो ये क्या है कि इनमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो होती तो है पर काफ़ी निम्न होती है, लो होती है, और इस कारण से जो भट्टी की दीवारें हैं वहाँ से ऊष्मा का जो ह्रास है उसकी दर को ये कम कर देते हैं। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू द वॉल्स, इनर वॉल्स ऑफ फर्नेस, उसको ये लो कर देते हैं, कम कर देते हैं काफ़ी हद तक, इसलिए यहाँ उनको उच्च ताप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी एक खास विशेषता होती है इनकी पोरोसिटी, कि हाईली पोरस होते हैं, और द साइज ऑफ पोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पोर्स ऑन द सरफेस, वो अगर यूनिफॉर्म एक जैसा है और कम है तो उस कारण से ये जो ऊष्मा का चालन है वो बहुत कम करते हैं, निम्न ऊष्मा चालकता होती है, और उस कारण से ये हीट लॉस की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस पर्पज से इनको इस्तेमाल किया, जैसे जिरकोनिया है ना, या कैल्शियम सिलिकेट्स हैं, वो इस प्रकार के उच्च ताप से पदार्थ हैं। कॉलिन भी यहाँ एक पदार्थ है जिसको आप देख सकते हैं, क्लियर। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज। फिर इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स को, ऊष्मा निरोधियों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इनके भी सब टाइप्स हो सकते हैं। देयर आर 4 सब टाइप्स। हिट रेजिस्टेंट टाइप इंसुलेटर्स, जिसको ऊष्मारोधी कहते हैं। फिर नॉर्मल रिफ्रैक्टरीज या ताप सह पदार्थ, देन हाई रिफ्रैक्टरी, उच्च ताप सह, और अल्ट्रा हाई रिफ्रैक्टरी, अति उच्च ताप से। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनको भी फिर हम इनकी जो ऊष्मा की चालकता है जिसके कारण ये दीवारों से, आंतरिक दीवारों से भट्टियों की ऊष्माहास की दर को कम करते हैं, तो किस हद तक वो इस ऊष्मा का रोधन कर सकते हैं उसके आधार पर ये हीट रेजिस्टेंट, रिफ्रैक्टरी, हाई रिफ्रैक्टरी एंड अल्ट्रा हाई रिफ्रैक्टरी में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑन डिफरेंट बेसिस यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स। जो भी उच्च ताप से पदार्थ हम जो एक इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में, भट्टियों वगैरह में, उनको हम इन आधारों पर इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। सो दिस आर द वेरियस एग्जाम्पल्स। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज ऑन डिफरेंट बेसिस। थैंक्स।